अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर शहर में खतरनाक इमारतें बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं हजारों लोग इस चिंता में हमेशा रहते हैं कि पता नहीं कब उन्हें अपना आशियाना छोड़ना पड़े। यह मुद्दा समय समय पर लोगों की ज़बान पर रहता है, पर इसके लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, जैसे शहर के हज़ारों लोगों को इस मुद्दे पर राहत मिल सके। शहर में इस मुद्दे को लेकर एनजीओ, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कोशिशें करते दिखते हैं या लोगों का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ करते हैं। इस सारे मुद्दे पर हमने एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी से बात की। उनसे हमने यह भी बात की कि शहर में आज जो लोग इन खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं उन्हें किस तरह से राहत मिले, या जो लोग अपना नया घर खरीदना चाहते हैं वो फिर से किसी अवैध इमारत में अपना घर ना खरीदें या ना फंसें किसी बिल्डर के चक्कर में, तो उन्हें क्या करना चाहिए। आइए इन सब बातों पर प्रकाश कुकरेजा जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। देखिए, ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले जो अनधिकृत बांधकाम करते हैं या जो अनधिकृत इमारतों में रहते हैं वो ही गलत है। जिन्होंने लिया है मजबूरी में लिया है और जिन्होंने किया है पैसे कमाने के लिए किया है। ऐसे में क्या हालात हो गए हैं कि अब जब जो इमारतें डेंजरस या धोखादायक हो जाती है तो गिरने के बाद जो रहने वाले हैं उनको कोई कुछ न्याय नहीं मिलता। न्याय नहीं मिलने का कारण क्या है कि अनधिकृत इमारत में रहने वाले को न तो पुनर्वसन की कोई लाभ मिल सकता है, न ही उन्हें और कोई गवर्नमेंट से कोई रहमत मिल सकती है। आए दिन मैं देख रहा हूँ कि कई पक्ष या कोई व्यक्ति विशेष आगे आकर ये कह रहे हैं कि हम जो धोखाधड़ी इमारतों के लिए शासन से पुनर्वसन की मांग कर रहे हैं और पुनर्वसन की मांग को शासन पूरा नहीं कर रही है, तो किसको कितना पता है कि शासन उनको क्या पुनर्वसन का स्कीम देने वाला है और उसकी मांग एग्जैक्टली है क्या, वो तो जनता को बता नहीं पा रहे। वो लोग केवल ये कह रहे हैं कि कायदे में, कोई कह रहे हैं कि कायदे में लिखा है कि उनका पुनर्वसन होना चाहिए, उन्हें जो मुआवजा, जो व्यक्ति जो क्षति के शिकार होते हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। लेकिन इसकी दिशा और दशा किसी ने तय ही नहीं की, न किसी को रूपरेखा है, न किसकी मांग एग्जैक्टली है कि उन्हें चाहिए क्या शासन से। शासन क्या क्या देगा इनको। जब आप देखेंगे कि जो अनधिकृत इमारत है उसकी ज़मीन का मालिकाना हक बिल्डर के पास नहीं था, जिन्होंने ख़रीदा है वो 20 रुपये स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट पे ख़रीदा है। उसके बाद एग्रीमेंट 20 रुपये के होने के कारण उनका कोई सोसाइटी का गठन नहीं हुआ है, और सोसाइटी का गठन नहीं हुआ है तो ज़मीन का उनको ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अगर ऐसी हालतों में अगर शासन उनको कोई भी लाभ देना चाहेगी तो उनको एक कंपोजिट स्कीम देना पड़ेगा और उसमें कई कानूनों की छूट देनी पड़ेगी, और जो कि कायदे के लिए एक नया कायदा बनाना पड़ेगा। ऐसा अलग से कायदा बनाने के बाद अगर शासन ये रिस्क लेती भी अलग से कायदा बनाने के अलावा एक स्कीम बनाने का, तो बाकी के आजू बाजू के महानगर पालिका के रहवासी वो भी इसी का लाभ लेने के इसी तर्क पे मांग करेंगे। तो शासन के लिए इतना आसान नहीं है कोई स्कीम देना या कानून में इतनी छूट देना। लेकिन जो पक्ष आगे आके बार बार कह रहे हैं कि हम धोखाधड़ी इमारती के रहवासियों के हमदर्द है, जो उनके विक्टिम हैं उनके हम हमदर्द है, उनके पास भी कोई रूपरेखा नहीं है, कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई एग्जैक्ट मांग नहीं है शासन से। और शासन भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि हमको किस तरह से इनको रिहेबिलिट करना है, पुनर्वसन करना है, और उनको किस तरह से इनको एक फ़ायदा देना है। इंसानियत के तौर पर शासन ये करेगा, लेकिन कायदे से शासन कोई बंधन कारक नहीं है।
कई इमारतों के रहवासी बेघर हुए हैं, पर चाहे उनकी इमारतें बैरक की कोठियों पर भी बनी हो, पर वो फिर से अपनी इमारत को रीडेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ और बिल्डर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको क्या गाइडलाइन अपनानी चाहिए या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो ज़मीन जिसकी है वो ज़मीन एक बार उसने बेच दी तो उसका हक उस समय ख़त्म हो गया। उसने मुआवजा लेके ज़मीन बेच दी तो पुनः वो ज़मीन पे अपना हक नहीं जमा सकता। और जिस बिल्डर को बेचा है तो बिल्डर ने अगर फ्लैट ओनर को बेच दी तो फ्लैट ओनर का हक बनता है। लेकिन यहाँ पे कायदे की कोई पालन कायदे का कोई पालन न होने के कारण, उनकी एक सोसाइटी न होने के कारण, उनके पास ज़मीन हक में ट्रांसफ़र न होने के कारण इन सभी से वो लोग वंचित है। उनको जो लाभ मिलना चाहिए, अगर कायदे से काम होता तो इनके सभी हक सुरक्षित है। लेकिन अभी इनके जो गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पे विकास किया गया, ज़मीन का मालिकाना हक नहीं लिया गया, सोसाइटी नहीं बनाई गई, 20 रुपये एग्रीमेंट की गई, इसी के कारण वो अपने हक से वंचित हो चुके। अगर ये इन सभी कानूनों का पालन करते थे तो आज उन्हें जो बाकी शहरों में लीगल बिल्डिंग के नुकसान होने के बाद, बिल्डिंग गिरने के बाद जो हक उनके सुरक्षित रहते हैं, ये यहाँ भी सुरक्षित होते। लेकिन हम अभी तक ये सबक सीख नहीं पाए। अभी भी धूम से अनधिकृत बांधकाम चालू है। 50 साल का हम स्टॉक और बना रहे हैं। पहली बीमारी को हम रोक नहीं पाए और आगे बीमारी को बढ़ा ही रहे हैं। तो ये जब तक बीमारी बढ़ती रहेगी तो इसका कोई न भी आपको संतोषजनक कोई भी आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। आज जो इमारतें शहर में बन रही हैं, अगर किसी व्यक्ति को ये इमारत में घर लेना है तो उसको कैसे पता चले कि नहीं ये इमारत ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है? उसके लिए लोगों को क्या तरीका अपनाना चाहिए? देखिए, जहाँ पे आजकल जो है 500 मीटर से ज़्यादा बांधकाम है तो आजकल रेरा का कानून लागू हो गया है, तो उसे रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको कानून का भी पालन करना पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी में अगर कोई इमारत में कोई अपना फ्लैट खरीदता है तो उसको सुरक्षा प्राप्त होगी रेरा के कारण। अगर जो रेरा के बगैर डेवलपमेंट कर रहा है तो उनको प्लान का डिटेल प्लान अपने हाथ में लेना चाहिए, मंजूर प्लान का, और एक जो उसका लेआउट है वो चेक करना चाहिए। लेआउट चेक करने के बाद उनका फ्लैट कहाँ पे, वो फ्लैट पे मार्किंग करके उनको अपने एग्रीमेंट के साथ वो जोड़ के लेना चाहिए और उसमें कंडीशन डालना चाहिए कि वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ हमें पोजीशन देगा। आजकल जो दौर लगा हुआ है, कोई कर रहा है मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं आंदोलन करके न्याय दिलवाऊँगा, ये सब दिखावे की बातें हैं। सब श्रेय लेने के दौर में है। ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। प्रकाश कोकरिया जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।